बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की, जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि फर्स्ट डिजीज़ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का स्टोमाटाइटिस। तो स्टोमाटाइटिस के टाइप, स्टोमाटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स, स्टोमाटाइटिस क्या है, स्टोमाटाइटिस का डिस्क्रिप्शन, ये हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। आज हम टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस? तो यहाँ पे कितने टाइप्स है? 7 टाइप्स है स्टोमाटाइटिस के। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टोमाटाइटिस। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टोमाटाइटिस वो स्टोमाटाइटिस होता है जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होती है, यानी जब हमारे बॉडी में विटामिन B9 की, विटामिन B12 की, विटामिन B3 की, इस तरह के विटामिन की कोई डिफिशियंसी आ जाए तो इसकी वजह से इसकी जो इफेक्ट्स होते हैं, इसकी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो क्या हो जाती है, स्टोमाटाइटिस काज कर सकती है। द सेकेंड वन इज एप्थियस स्टोमाटाइटिस। एप्थियस स्टोमाटाइटिस कौन सी स्टोमाटाइटिस होती है, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में या पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि कैंकर सोर जिस स्टोमाटाइटिस में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्थियस स्टोमाटाइटिस कह सकते हैं। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस वो स्टोमाटाइटिस है जब माउथ के एंगल्स में, ये जो कोने होते हैं माउथ में, इस कोनों में जब स्टोमाटाइटिस बन जाए, अल्सर बन जाए, या जब कोई जख्म बन जाए या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर स्टोमाटाइटिस कह सकते हैं। डेंचर स्टोमाटाइटिस, डेंचर रिलेटेड स्टोमाटाइटिस। डेंचर किस चीज़ को कहते हैं? आर्टिफिशियल टीथ को हम डेंचर्स कहते हैं। जब कोई आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंचर भी कह सकते हैं। तो जब आर्टिफिशियल टीथ की वजह से कोई रेडनेस माउथ में आ जाए या कोई जख्म बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर उस स्टोमाटाइटिस को हम कहते हैं डेंचर रिलेटेड स्टोमाटाइटिस। एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमाटाइटिस, एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमाटाइटिस कौन सी स्टोमाटाइटिस हो सकती है? एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमाटाइटिस वो स्टोमाटाइटिस है जब किसी बंदे में एलर्जी की वजह, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो, तो उस वजह से जब उसे कोई एलर्जी हो जाए और उसको स्टोमाटाइटिस लग जाए तो उस स्टोमाटाइटिस को हम क्या कहते हैं, एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमाटाइटिस कहते हैं। मिग्रेटरी स्टोमाटाइटिस है। मिग्रेटरी स्टोमाटाइटिस एक ऐसा स्टोमाटाइटिस होता है जिसका खास हमें मालूम नहीं होता, मतलब ये एक अननोन स्टोमाटाइटिस होता है। इसमें जो टंग पे जो शेप बनता है वो मैप की शक्ल का होता है, और ये ऐसा होता है कि जो टंग पे जो टेस्ट बड्स है इसको थोड़े थोड़े डिनेचर करते हैं और लास्ट में ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी हमारा जो टेस्ट का बड्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। हर्पेटिक जिंजीवो स्टोमाटाइटिस, हर्पेटिक जिंजीवो स्टोमाटाइटिस वो स्टोमाटाइटिस है जो कि हर्पीस का जो वायरस है उसकी वजह से जो स्टोमाटाइटिस काज हो सकती है, तो उसको कहते हैं हर्पेटिक जिंजीवो स्टोमाटाइटिस। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो द फर्स्ट वन क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कौन सी स्टोमाटाइटिस काज करती है, क्यों स्टोमाटाइटिस काज करती है, किस वजह से काज करती है? माल न्यूट्रिशन, जब माल न्यूट्रिशन हो जाए। माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, जब ओवर न्यूट्रिएंट या अंडर न्यूट्रिएंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इम्प्रॉपर डाइटरी इंटेक, जब इंटेक ऑफ इंटेक का फूड सही नहीं हो, इम्प्रॉपर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल एब्जॉर्प्शन, या माल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी क्या हो सकती है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द बॉडी। जब बॉडी में न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कहते हैं। कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टेट, several of which can lead to stomatitis। और फिर इसकी वजह से, इस माल न्यूट्रिशन या माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या काज हो सकती है, स्टोमाटाइटिस काज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जब डिफिशियंसी ऑफ आयरन हो या विटामिन B हो, जिसको हम रिबोफ्लाविन कहते हैं,
या विटामिन B3 हो जिसको हम नियासिन कहते हैं, या विटामिन B6 हो जिसको हम पायरोडोक्सिन कहते हैं, या विटामिन B9 हो जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं, या विटामिन B12 हो जिसको हम कोबालामीन कहते हैं। तो मैं आल मैनिफेस्ट एज स्टोमेटाइटिस। इस सारी मतलब इसमें जो भी डिफिशिएंसी हो, जिस विटामिन की डिफिशिएंसी हो या आयरन की डिफिशिएंसी हो, तो इसकी वजह से क्या काज हो सकती है, या फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से क्या काज हो सकती है, इसकी वजह से स्टोमेटाइटिस काज हो सकती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, आप लोगों ने याद करना है कि विटामिन बी, विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये किस वजह से, ये क्या काज कर सकती है, स्टोमेटाइटिस इसकी डिफिशिएंसी से काज हो सकती है। दूसरा एमसीक्यूज ये आ सकता है कि विटामिन B3 इज नॉन एज नियासिन, विटामिन B2 इज नॉन एज राइबोफ्लाविन एंड विटामिन B6 इज नॉन एज पायरोडोक्सिन एंड विटामिन B9 इज नॉन एज फोलिक एसिड while the vitamin B12 is known as cobalamin। ये आप लोगों ने याद रखना है। इप्थियस स्टोमेटाइटिस। इप्थियस स्टोमेटाइटिस कौन सी स्टोमेटाइटिस है? जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि जब कैंकर सोर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इप्थियस स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इप्थियस स्टोमेटाइटिस कैंकर सोर इज द recurrent appearance of mouth ulcer in otherwise healthy individual। बंदा हेल्दी होता है, उसको कोई डिजीज नहीं होता, लेकिन उसके माउथ में बार बार रिकरेंट हो जाते हैं क्या, स्टोमेटाइटिस कैंकर सोर्स, बार बार माउथ में कैंकर सोर बन जाते हैं। इन अदरवाइज द काज इज नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। इसकी जो काज है वो कम्प्लीटली अभी तक हमें मालूम नहीं हुआ है, बट समटाइम हम ये कह सकते हैं इसका एक कंडीशन रिप्रेजेंट हुआ है जो कि क्या है कि टी सेल जो है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, तो उस वजह से ये काज हो सकती है जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है टी सेल, तो उस वजह से स्टोमेटाइटिस हो सकती है जिसको हम क्या कहते हैं, इप्थियस स्टोमेटाइटिस कहते हैं। द इंडिविजुअल अल्सर इप्थिया, इसको हम इप्थिया भी कह सकते हैं। इप्थिया रिकॉर्ड पीरियडिकली एंड हील कम्प्लीटली। ये जो इप्थिया है, ये जो अल्सर है, इसको हम इप्थिया भी कहते हैं। ये इप्थिया जो है ना, ये खुद ही पैदा हो जाती है, खुद ही कैंकर सोर्स बन जाते हैं और फिर कम्प्लीटली हील भी हो जाती है। यानी ये पीरियडिकली, ये एक पीरियड के साथ साथ शुरू होती है, फिर ख़त्म होती है, फिर शुरू होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। थ्रू इन द मोर सिवियर फॉर्म न्यू अल्सर में अफेयर इन अदर पार्ट ऑफ द माउथ बिफोर एंड ओल्ड वन हैव फिनिश्ड हीलिंग। ये ऐसा होता है कि, और इसका जो सवेयर फॉर्म होता है उसमें ये होता है कि न्यू अल्सर अपेयर होते हैं अदर पार्ट ऑफ द माउथ में, मतलब जो ओल्ड पार्ट्स है वो सही तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, हील नहीं हुआ है, उसके बजाय और भी निकले हैं, तो और कैंकर सोर्स निकलते हैं माउथ में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कौन सा पाम है, इप्थियस स्टोमेटाइटिस का एक डायग्राम दिखाया है, एक पिक्चर दिखाया है। इस बंदे को इप्थियस स्टोमेटाइटिस हुआ है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस अब कौन सी स्टोमेटाइटिस को कहते हैं? एंगुलर स्टोमेटाइटिस जैसे कि हमने बताया कि जब कॉर्नर ऑफ द माउथ में स्टोमेटाइटिस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ लिफ्ट एज टर्म एंगुलर स्टोमेटाइटिस और एंगुलर चिलिटिस। एंगुलर चिलिटिस या एंगुलर स्टोमेटाइटिस कौन सा स्टोमेटाइटिस होता है? वो स्टोमेटाइटिस जब एंगल ऑफ द माउथ में या एंगल ऑफ द लिप में जब स्टोमेटाइटिस या इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। और एंगुलर स्टोमेटाइटिस को हम किलिटस स्टोमेटाइटिस भी कह सकते हैं या एंगुलर किलिटिस भी कहते हैं। इन चिल्ड्रन अ फ्रीक्वेंटली काज इज रिपीटेड लिप लीकिंग। चिल्ड्रन में तो लिप लीकिंग की वजह से ये काज हो सकती है। इसकी मेन काज क्या है, लिप लीकिंग।
and in adult it may be a sign of underlying iron deficiency, anemia or vitamin B deficiency। और जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उसमें में भी ये डिफिशेंसी ऑफ आयरन की वजह से या डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी की वजह से खास हो सकती है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। जैसे कि विटामिन बी में कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन B2 जो कि रिबोफ्लेविन है, विटामिन B9 है, फोलेट्स, और विटामिन B12 कोबालामिन है, विच एज टर्न में बी एविडेंस of poor diet or malnutrition such as celiac डिजीज़। और इसकी वजह से क्या, इसकी डिफिशेंसी की वजह से जब हमारा माल न्यूट्रिशन हो, जब हमारी न्यूट्रिशन में सही तरीके से, मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन है वो माल न्यूट्रिशन हो, या हम पुअर एब्जॉर्प्शन हो, माल न्यूट्रिशन का माल एब्जॉर्प्शन हो, तो उस वजह से क्या काज हो सकती है? उस वजह से ये डिजीज़ काज हो सकती है। और इस डिजीज़ को फिर हम क्या कह सकते हैं? स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो सीलिएक डिजीज़ है इसका क्या मतलब है। सीलिएक डिजीज़ जो है ना, इसका मतलब ये है, सीलिएक डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है? तो इसका कंडीशन ऐसा होता है कि हेल्दी इंटेस्टाइन, जो बंदे में हेल्दी इंटेस्टाइन होते हैं उसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं। जो विलाई का काम क्या है? ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो जितने भी न्यूट्रिशन है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, और ये सब क्या है? ये सब ये एब्जॉर्ब करती है, विलाई इसको एब्जॉर्ब करती है। और जो ग्लूटीन प्रोटीन है जो कि वीट में प्रेजेंट होता है, ये ट्राइगर करती है किस चीज़ को? इम्यून रिस्पांस को। इम्यून रिस्पांस को जब ये ट्राइगर करती है तो हमारे जो विलाई है उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, और जब इसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए तो वो डैमेज होता है। जब वो डैमेज हो जाती है वो विलाई, तो तब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता, और जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता तो इसकी काज क्या हो सकती है? फिर ये बंदे को डायरिया अकर हो सकती है, डायरिया काज हो सकती है, फटीग, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आ सकती है, विटामिन B9 की डिफिशिएंसी, विटामिन B2 की डिफिशिएंसी, इस सब की डिफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन में। तो फिर क्या, इस डिजीज़ को फिर हम कहते हैं सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ भी कह सकते हैं। डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस, जैसे कि हमने बताया कि डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस का क्या मतलब है? जब हम आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं तो उस वजह से क्या हो जाती है? रेडनेस अफेयर हो जाती है माउथ में, और उस रेडनेस को फिर हम क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस का नाम दे सकते हैं। दिस इज अ कॉमन कंडीशन प्रेजेंट इन डेंचर वेयर। जो कि डेंचर वेयर हो, मतलब जो कि डेंचर वेयर करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, तो उसमें ये एक कॉमन कंडीशन है। इट अफेयर्स एज रेडेंट बट फैनलेस म्यूकोजा बीनीथ डेंचर। ये जो है ना, ये एक रेडनेस आ जाती है म्यूकोजा में, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें एक रेडनेस पैदा होती है, जो कि फैनलेस होता है, लेकिन वहाँ पे रेडनेस आ जाती है। और हमने बताया है कि रेडनेस इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। 90% ऑफ काज आर एसोसिएटेड विथ कैंडिडा स्पीशी। 90% जो काज है इस डिजीज़ की, स्टोमेटाइटिस की, तो वो क्या है? वो कैंडिडा स्पीशी की वजह है। कैंडिडा एक ऐसी स्पीशी है, जब हम ओरल हाइजीन नहीं करते तो वहाँ पे क्या, एक स्पीशी पैदा हो जाती है, और उसकी ग्रोथ की वजह से फिर एक डिजीज़ काज हो सकती है। उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। अच्छा जी, और ये डिजीज़ किस वजह से काज हो सकती है? ओरल कैंडिडा, जो कैंडिडा स्पीशी है उसकी फर्दर ग्रोथ की वजह से कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस काज हो सकती है। ट्रीटमेंट इज बाय एंटी फंगल मेडिकेशन एंड इम्प्रूव डेंटल हाइजीन। इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि एंटी फंगल मेडिकेशन हम देंगे पेशेंट को, और दूसरा ये कि उसे हम कहेंगे कि ओरल हाइजीन करे, डेंटल हाइजीन करे, अपने दांतों को साफ रखे, अपने दांतों की सफाई करे, और दूसरा ये कि ड्यूरिंग स्लीपिंग इसको निकाले और साफ करे, साइड पे रखे, फिर जब सुबह उठे तो तभी पहनना है ये।
एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस। एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस कौन सी स्टोमेटाइटिस है? जैसे कि हमने बताया कि वो स्टोमेटाइटिस जो कि एलर्जी की वजह से होता है, मतलब एक बंदे को एलर्जी है जो कि ज़्यादातर हाइपर सेंसिटिव है, तो उस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जी हो सकती है और ये ज़्यादातर जेनेटिकली भी हो सकती है। एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस आल्सो टर्म एलर्जिक जिंजोस्टोमेटाइटिस। एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस को हम एलर्जिक जिंजोस्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कौन सी स्टोमेटाइटिस को क्या नाम देते हैं। और एलर्जिक कंटेक्ट जिंजोस्टोमेटाइटिस इज अ टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हो सकती है। डेट अकर इन ससेप्टेबल एटोपिक इंडिविजुअल विच एलर्जन पेनिट्रेट द स्किन और म्यूकोजा को होती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जी होती है और उस वजह से उसका स्किन जो है ना वो डिनेचर होती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, पेनफुल हो जाता है और उसको फिर क्या हम कहते हैं? एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अब है मिग्रेटरी स्टोमेटाइटिस। मिग्रेटरी स्टोमेटाइटिस कौन सी स्टोमेटाइटिस है? मिग्रेटरी स्टोमेटाइटिस को हम ज्योग्राफिक स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं और ये कौन सा कंडीशन होता है? जब जो पेपिला प्रेजेंट होते हैं टंग में, जब उसकी साइज जो है ना वो छोटी हो जाती है, फिर छोटे से छोटी हो जाती है और लास्ट में ये ख़त्म हो जाती है, पेपिला ख़त्म हो जाती है टंग में, जो लैंग्वेल पेपिला होती है वो ख़त्म हो जाती है टंग में, तो इसकी डीपिपिलेशन की वजह की डीपिपिलेशन को हम क्या कहते हैं? मिग्रेटरी स्टोमेटाइटिस कहते हैं। मिग्रेटरी स्टोमेटाइटिस आर ज्योग्राफिक स्टोमेटाइटिस इज atypical presentation of a condition which normally present on the tongue। ये एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन है जो कि टंग पे प्रेजेंट होता है। टर्म ज्योग्राफिक टंग, इसको हम ज्योग्राफिक टंग भी कह सकते हैं। ज्योग्राफिक टंग इज सो नेम्ड बिकॉज देयर आर एट्रोपिक, क्योंकि यहाँ पे एट्रोपिक एरिथमेटस एरिया आर डीपिपिलेशन। डीपिपिलेशन किस चीज़ को कहते हैं? जब पिपिलिया जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, पिपिलिया जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल डिमैच हो जाती है, तो उसको हम डीपिपिलेशन कहते हैं। एरिथमेटस किस चीज़ को कहते हैं? ये जो रेडनेस आ जाती है टंग पे, तो इसको हम एरिथमेटस कहते हैं। डेट माइग्रेट ओवर टाइम गिविंग अ मैप लाइक अफेरेंस, और ये टंग को मैप लाइक अफेरेंस देती है, मैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस कहते हैं। हर्पेटिक जिंजियोस्टोमेटाइटिस। हर्पेटिक जिंजियोस्टोमेटाइटिस ये वो स्टोमेटाइटिस है जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होते हैं उसकी वजह से कास हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हर्पेटिक जिंजियोस्टोमेटाइटिस कहते हैं। जब माउथ में इन्फ्लेमेशन कास हो जाए, किस वजह से? हर्पीस वायरस की वजह से। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पेशेंट का जो ये है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसके माउथ में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हुआ है, रेडनेस भी है, स्वेल भी हुआ है, यहाँ ये जगह हार्ट भी होगी और ये पेनफुल भी होगी। तो ये सारे सिम्टम्स किस चीज़ के हैं? इन्फ्लेमेशन की है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कास हुए है और ये किस वजह से कास हुई? हर्पीस वायरस की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं? हर्पेटिक जिंजियोस्टोमेटाइटिस कहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे एक स्टोमेटाइटिक पेशेंट का? कोटिंग एजेंट का क्या मतलब है? हम ऐसे एजेंट अप्लाई करेंगे जो कि टिश्यू को क्या करे? कवर करे। ऐसी सोल्यूशन होते हैं, ये ऐसी सोल्यूशन होते हैं जो कि टिश्यू को कवर करते हैं, जिसमें आते हैं बिस्मथ, सिलिसिलेट, सक्रालप्लेट और एंटीसेट। ये ऐसे सोल्यूशन है जो कि टिश्यूज़ को कवर करते हैं। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट फॉर माउथ और लिप्स। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को किस चीज़ के लिए? माउथ और लिप्स के लिए। टॉपिकल एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, सच एज बेंजामीन, जिसमें बेंजामीन आते हैं, और हाइड्रोक्लोराइड। टॉपिकल एनेस्थेटिक जो होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए, मतलब एक ही जगह को क्या करती है? एनेस्थीसिया देती है, उसको एनेस्थेटिक करती है। सच एज उसमें क्या प्रेजेंट है?
कीन प्रेजेंट है, विस्कस माइट एम्पेयर गैग रिफ्लेक्स जो कि गैग रिफ्लेक्स को ख़त्म करती है, जो कि गैग रिफ्लेक्स को कुछ टाइम के लिए एम्पेयर करती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करती है, गैग रिफ्लेक्स को ख़त्म करती है। ओरल और पेरेंटल एनर्जेसिक, ओरल और पेरेंटल एनर्जेसिक में भी एस भी दे सकते हैं, जैसे ओरल एनर्जेसिक का क्या मतलब है, जो कि बाय माउथ देते हैं, इंक्लूडिंग ओपियाइड, जिसमें ओपियाइड प्रेजेंट है। ओपियाइड का क्या मतलब है, वो मेडिसिन होते हैं जो कि अफीम प्लांट से बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो तो उसके लिए हम उसके कंट्रोल के लिए हम ये यूज़ करते हैं, जो कि वो पेन जो कि टॉपिकल एनर्जेसिक की वजह से कंट्रोल ना हो, टॉपिकल एनेस्थेटिक की वजह से भी कंट्रोल ना हो, तो फिर हम ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ये ओपियाइड प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। एंटीसेप्टिक माउथवाश प्रोवाइड करते हैं, उसका माउथवाश करते हैं, प्रोटेक्टिव पेस्ट प्रोवाइड करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक माउथवाश और स्प्रे, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीफंगल एजेंट्स लाइक एंटीफंगल एजेंट देते हैं ताकि फंगस को ख़त्म करे, जिससे कि क्या देते हैं, जब वो फंगस हो माउथ में तो उसके लिए एंटीफंगल लेते हैं, जो कि फ्लोकोनाजोल या निस्टटीन। एंटी हर्पीस के लिए जब हर्पीस हो तो उसके लिए फिर हम एंटी हर्पीस देते हैं, जो कि जेल होता है लाइक एसिक्लोरवेर। नर्सिंग केयर, अब नर्सिंग केयर क्या है, हमारा गोल क्या होगा, टू रिलीव पेन एंड सिम्टम्स, हमारा गोल ये होगा कि पेशेंट का जो पेन है उसको रिलीव करना होगा और उसके सिम्टम्स को रिलीव करना होगा, सो क्लाइंट कैन कंटिन्यू फूड एंड फ्लूइड इनटेक इन हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एट होम। तो इसका वजह ये होगा फिर कि क्लाइंट जो है ना वो अपना हेल्दी फूड जो है ना वो इनटेक इजीली करेगा, फूड और फ्लूइड होम में भी वहाँ होम में भी इसका केयर प्रोवाइड हो, केयर फैसिलिटी प्रेजेंट हो, और यहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी उसके लिए फूड और फ्लूइड इनटेक की फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टू इन्वेस्टिगेट एनी प्रॉब्लम, उसका हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिटरमाइन अंडरलाइन काज एंड एनी को एग्जिस्टिंग डिजीज़, फिर उसको जो भी प्रॉब्लम हो तो उसके काज को मालूम करेंगे कि ये किस वजह से काज हुई है, ये डिजीज़ की मेन पॉइंट क्या है, मेन मकसद, मेन वजह क्या है, एंड एनी को एग्जिस्टेंट डिजीज़, और या इसकी मतलब इस पेशेंट को कोई और डिजीज़ इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। impaired continuity of oral mucous membrane assess client at high risk for infection, client का जो high risk of infection है उसको assess करेंगे, उसको assess client at high risk फॉर इन्फेक्शन, क्लाइंट को असेस करेंगे कि हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इससे दूर रहना है। असिस्ट विद ओरल हाइजीन पोस्ट ईटिंग, पेशेंट को बताएंगे कि ओरल हाइजीन करेंगे और खुराक से पहले और खुराक के बाद, बेड टाइम पे भी ओरल हाइजीन करना चाहिए। टीच टू लिमिट इरिटेंट, जो इरिटेंट है जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल या स्पाइसी फूड, जो स्पाइसी खुराक होते हैं उसको लिमिट करे, कम करे, ये भी हम टीच करेंगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होते हैं मतलब कि लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जो कि बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेस हो तो उसको क्या करेंगे, उसको बैलेंस्ड करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि इसको बैलेंस्ड करें। असिस्ट न्यूट्रिशन इनटेक, पेशेंट की न्यूट्रिशन इनटेक को असिस्ट करेंगे, उसे बताएंगे कि यूज़ अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ यूज़ करें जूस के लिए, जूस इनटेक के लिए या फ्लूइड इनटेक के लिए क्या यूज़ करें, एक स्ट्रॉ यूज़ करें, स्ट्रॉ मतलब एक पाइप यूज़ करें। हाई कैलोरीज एंड प्रोटीन डाइट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट प्रेफरेंस, हाई कैलोरी, जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है उसके प्रेफरेंस के मुताबिक उसको क्या देंगे, हाई कैलोरीज या हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे, प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे साथ रेफरेंस है, इससे ये टॉपिक लिया गया है, ये जो स्टोमेटाइटिस डिजीज़ है इस रेफरेंसेस से लिया गया है। आप लोग मज़ीद नॉलेज के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हासिल किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये हमारे साथ फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट डिजीज़ जो है ना वो कंप्लीट हो गया, जो कि स्टोमेटाइटिस था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।